हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है और एक नए टेस्ट के साथ में जो है ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। कहाँ पर ये टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जा करके एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट जो है वो टाइप करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल मिला करके 60 टेस्ट मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, और यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं 60 टेस्ट तो मैं बिलीव करता हूं कि आपको सारे के सारा मैथमेटिक्स जो है वो बनने लग जाएगा। सभी स्पेसिफिक क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ये 60 टेस्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन को और दे दो, उसके बाद में फिर ये आप एनालिसिस देख सकते हो। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य है। तो देखना, ध्यान देना इस क्वेश्चन को करते वक्त। पहले मैं पढ़ के बताता हूं क्वेश्चन, फिर उसके बाद में मैं टुकड़े में समझाता हूं। आपको कहा गया पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी 3 या 4 से डिवाइड होगी। तो पहली बात तो आपको यह करना है कि कितनी 3 से डिवाइड होती है, तो 100 को 3 से डिवाइड कर लो। तो आप जब 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100 3 से टोटल कंप्लीटली 33 बार डिवाइड होता है। इसका मतलब 100 के अंदर ऐसी 33 संख्याएं हैं जो 3 से पूरी कट जाएंगी। इसके बाद में आपसे कहा गया कि 4 से भी डिवाइड हो, 3 या 4, तो पहले 3 निकाल लिया फिर 4 निकाला। तो आपको ये पता है कि 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25 आता है, यानी कि 100 के अंदर कुल ऐसी 25 संख्याएं हैं जो कि पूरी तरीके से 100 के अंदर अंदर की ऐसी 25 संख्याएं जो 4 से पूरी कट जाएगी। अब ध्यान देना, यहाँ पर ट्रिक समझ में आ जाएगी आपको क्वेश्चन की। यदि आप ये करोगे कि 25 में 33 जोड़ दोगे, ध्यान देना मैं गलती करके बता रहा हूं कि क्या गलती होगी। तो आप 5 और 3 8, 3 2 5 करोगे और आंसर जो है वो लगा दोगे 58 को, जो कि गलत आंसर है। गलती क्या हुई, प्रश्न समझना। प्रश्न में गलती आपसे ये हो जाएगी कि उसने कहा है 3 या 4, यानी कि जो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है वो 3 से, और 3 से डिवाइड हो रही है वो 4 से। इन दोनों को आपको मिलाना नहीं है। सरल भाषा में कहूं तो वो संख्या जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाती है उस कॉमन नंबर को आपको नहीं लेना है। कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिए, 100 में 12 से डिवाइड करिए। आप कहेंगे सर 12 से क्यों? क्योंकि वो संख्या जो 3 से डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आप 100 को 12 से डिवाइड करिए, तो जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 12 अट्ठे 96 आप कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 ऐसी संख्याएं हैं 100 के अंदर जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगी, और आपको क्या चाहिए, 3 या 4 से डिवाइड होने वाली। तो इस 58 में से आप 8 को माइनस कर देना उन संख्याओं को जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 50, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। 3 या 4 का मतलब है कि वो संख्या जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रही है वो आपको नहीं लेना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो -3/2, 3/2, 11/4 और 5/2 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है क्योंकि संख्या एकदम सरल है। पहली बात तो इसका आंसर माइनस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस संख्या दूसरी संख्याओं से छोटी है और आपसे पूछा गया है बड़ी भिन्न। अब आपको बाकी 3 में से ऑप्शन निकालना है। ध्यान देना, ये जो होता है 3/2, ये क्या होता है 1.5। ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद में 5/2 क्या होता है 2.5। ये भी सरल सी बात है। मैंने आपको बेसिक तरीके से सिखाया है कि 4 से डिवाइड कैसे करते हैं। तो 4 से पहले तो आप डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, और इसके बाद में रिमेनिंग जब 3 बचेगा तो आपको डेसिमल में 75 लगा देना है। ये एकदम बेसिक ट्रिक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपको पता चल गया है कि कौन सा भिन्न जो है वो सबसे बड़ा है, वो है 11/4 सही आंसर। 4 से डिविजिबिलिटी का यदि रूल नहीं जानते हो तो मैं बाद में इसका स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यदि आप 4 से डिवाइड करते हो तो मैं छोटा सा एक तर्क बता देता हूं। जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमेनिंग यदि 1 बचता है तो पीछे के नंबर पे डेसिमल 25 आता है। रिमेनिंग 2 बचता है तो पीछे डेसिमल में
50 आता है, और रिमेनिंग जब 3 बचता है तो डेसिमल में 75 आता है। और 11 को जब आपने 4 से डिवाइड करा तो 4 दूनी 8, 2 बार पूरा कट गया, लेकिन जब रिमेनिंग 3 बचा तो मैंने सीधे डेसिमल में 75 लगा दिया। इस तरीके से ये सरल नंबर था, आंसर मैंने निकाल के आपको बता दिया, सबसे बड़ा भिन्न होगा 11/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करणी में 20-25 यानी 2025 का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये 20 और ये 25 है। जिस भी संख्या के वर्गमूल में वर्ग में 25 आता है पीछे, उसके पीछे 5 आता है, मतलब एग्जैक्ट जो एक्चुअल नंबर होगा उसका पिछला अंक 5 होगा, क्योंकि इसके वर्ग में 25 आ रहा है। आगे वाले जो नंबर है 20, इसको आप 2 भागों में तोड़ दीजिएगा और इस तरीके से तोड़िएगा कि ये 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल बन जाए, यानी 20 जो होता है वो 4 गुणा 5 का गुणनफल होता है। आपको सिर्फ ये करना है कि आगे वाला यानी छोटी संख्या ले लेनी है आगे, और ये जो पीछे 5 था ये पीछे 5 चला जाएगा, तो इस तरीके से 45 इसका सही आंसर आ जाएगा। 45 जो है करणी 20-25 का मान होगा। फिर से समझ लो, पीछे किसी संख्या के यदि 25 आता है तो उसके वर्ग में पीछे 5 आता है, आगे वाली संख्या को 2 लगातार संख्याओं के गुणनफल में तोड़ देना, छोटी संख्या आगे ले लेना और पीछे 5 ले लेना, इस तरीके से 45 जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो 45 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.5 भागित 0.71 का भागफल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात करिए। वो एक प्योर कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई डिजिटल सम और कोई मेथड मत लगाना, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन में आपको क्या करना रहेगा, ध्यान दीजिए, ये मैंने लिखा 5/71, ऊपर है 0.5 और नीचे जो है डेसिमल 2 अंक के पहले है, तो मैंने इसको कंपनसेट करने के लिए 0 लगा दिया ऊपर, तो यहाँ पर हो गया 50/71 को आपको डिवाइड करना है। अब मैं आपको डिवाइड करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, इसको 70 मत मानो, इसको पीछे आगे का क्या मान लो, 7 मान लो। अब 7 का पहाड़ा ऐसे लो कि 50 के पास पहुंच जाओ, तो आप कहोगे कि सर 7 बार, तो यानी कि 0 तो ले ही लेना है क्योंकि ये डेसिमल में जाएगा। अब 7 7 49, तो 7 का पहाड़ा लेना है आपको 50 तक जाने के लिए, 7 7 49। अब रिमेनिंग कितना बच गया, एक रिमेनिंग बचा है, तो हम जानते हैं कि ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से अब कटेगा नहीं 7 से, तो हम क्या लेंगे 0। ध्यान देना है, मैंने क्या कहा, एक आपको यहाँ ले लेना है 0। अब मैंने जो बताया आपको 0.76 या तो इसका आंसर हो सकता है 0.70 हो सकता है या 0.75, यानी कि जो आखिरी आंसर है वो तो बिल्कुल गलत हो गया। अब इसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करोगे वो समझ लो, है ना। मैं बहुत धीरे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। एग्जैक्टली मुझे पता चल गया था कि मैंने इस पर्टिकुलर 71 से 7 टाइम्स डिवाइड करा था, तो 7 एकम 7 और 7 7 49, यानी कि टोटल 71 जो है 7 से मल्टीप्लाई करने पर 497 देता है। अब यदि 497 देता है और यदि इसको मैं बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करता 500 से, तो फिर यहाँ पर मेरे पास रिमेनिंग कितना बचता, एग्जैक्टली 3 बचता। समझ में आ गया, एग्जैक्टली 3 बचता। और यदि 3 के आगे मैं 0 लगाऊंगा और फिर मैं इसको 7 से डिवाइड करना चाहूंगा तो 7 चौक 28, यानी कि इसका अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा 0.70704। तो इसका सही आंसर कहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है 0.704। देखो आप कैसे करते हो, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया, एक तर्क दिया कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो भी मैं आपको बता दूं एक छोटा सा उदाहरण दे करके कि आप किस तरीके से इस नंबर को कैंसिल कर सकते हो। तो मान के चलो कि आपको 23, एक छोटा सा उदाहरण ताकि आपको मैं ये मेथड और अच्छे से समझा सकूं। आपको मान के चलो कि 23 को डिवाइड करना है 71 से। अब इस बार यहाँ पर तो आप क्या करोगे, 71 के लिए क्या ले लोगे 7 और यहाँ 23, इस नंबर को आप बड़ा कर दोगे। अब आप देखोगे कि ये 23 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम्स, यानी वही काम 71 भी करेगा। देख लो क्या कहूंगा मैं, 71 को यदि 3 टाइम्स करोगे तो 3 एकम 3 और 7 तिया 21, तो देखो ये 213 आ रहा है। और यदि इसको डेसिमल में 0.3 कहूंगा तो ये 230 बनता। ये 213 है और ये 230 है, यानी कि मेरा जो अप्रोक्सीमेशन था वो एकदम सही था। 7 का पहाड़ा मैंने ऐसे लिया
कि मैं 23 के आसपास पहुंच गया, वही रिजल्ट मुझे 71 भी देगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो क्रमांगत धन पूर्णांकों x और x+1 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करो। ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी नंबर, आपको कोई भी नंबर ले लेना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, क्रमांगत यानी लगातार। तो यदि मैंने सुविधा के लिए 2 और 3 नंबर लिए और यदि मैं इसका एलसीएम निकालना चाहूं यानी इन 2 और 3 का, 1/2 1/3 में 2 और 3 का, तो मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों नंबर को आपस में क्या करके, 2 को 3 के साथ गुणा करके। इसी प्रकार से यदि मैं 1/3 और 1/4 में 3 और 4 का एलसीएम लेता हूं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 3 को 4 से गुणा कर रहा हूं। यदि इसी प्रकार से यदि मैं 1/4 और 1/5 को ले रहा हूं, तो मैं एलसीएम लेने के लिए 4 और 5 को गुणा कर रहा हूं। ध्यान देना, इसका मतलब यदि कोई संख्या x है और कोई संख्या x+1 है, तो मुझे इनका एलसीएम कैसे मिलेगा, x को x+1 से गुणा करने पर। इसका मतलब कि इसका सही आंसर आ जाएगा x × x+1। मैंने उदाहरण देकर के आपको समझा दिया, 3 उदाहरण, कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी संख्या, ये कब इस्तेमाल होगा, जब लगातार जो है वो संख्याएं आएंगी, लगातार संख्या में ही ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि, इस शब्द को ध्यान से समझना, औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब मैं पहले, इसके पहले आपको बता देता हूं कि प्रतिशत के सवाल में एक बेसिक चीज का आप ध्यान रखना कि परसेंटेज का जो क्वेश्चन होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है किसकी आप तुलना करना चाहते हो, डिवाइडेड बाय आप किससे तुलना करना चाहते हो और गुणा में 100। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर 2 नंबरों की तुलना करनी होती है, तब जाके प्रतिशत मिलता है। अब यहाँ पर इस शब्द का महत्व आपको समझना है। प्रतिशत तो निकालना है, लेकिन किसका, औसत प्रतिशत। तो अब औसत कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, मैं जो समझा रहा हूं उसके ऊपर। प्रश्न ये है कि 5 साल में जनसंख्या 1,75,000 से कितनी हो गई है, 2,62,500। कहां से बढ़ गई है, 1,75,000 से बढ़ गई है। तो टोटल मिलाकर के 5 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, तो हम यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 0 आ गया, 0 आ गया, ये 5 आ गया, 12 में से 5 गया तो 7, 12 में से 5 गया तो 7 बच गया। यहाँ पर बच गया था 5, 5 में से यानी कि 5 बच गया, 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गया तो 8 बच जाता है। यहाँ पर तो ये 0 आ जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है 87,500 जनसंख्या बढ़ी है, कितने साल में, 5 साल में। अब हमें निकालना है एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालोगे, जो भी जनसंख्या बढ़ी है उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या का एवरेज मिल जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5 बच गया कितना, 3, 5 7 35 बच गया 2, 5 25। यानी कि कुल मिलाकर के औसत कितना वृद्धि हुई है, 17,500 की प्रति वर्ष। ये देखो यहाँ पर उसने बोला है प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि, तो प्रति वर्ष 17,500 की वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पर अब प्रतिशत निकालेंगे, तो 17,500 की हम तुलना करेंगे किससे, क्योंकि वृद्धि की बात हो रही है, इसीलिए जो ओरिजिनल जनसंख्या थी तो आप कहेंगे वो कितनी है, ये रही ओरिजिनल जनसंख्या 1,75,000। इसमें 1 साल में वृद्धि कितनी हुई, औसत में 17,500। अब आप इसको गुणा कर दीजिए बस 100 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ये ऊपर है 1750 और नीचे है 175। बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, 10% यानी 10 बार ये कट जाएगा। इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 10%। ठीक है, तो ये औसत प्रतिशत वृद्धि का मतलब मैंने आपको समझा दिया। प्रश्न को हमेशा सीधे समझना है। उसने पहले औसत बोला तो हमने पहले औसत निकाल लिया कि 5 साल में औसत कितने वृद्धि हुई है, तो 5 साल में 17,500 के हिसाब से औसत वृद्धि हुई है, और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो तुलना कर दी। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में निम्न में से क्या होगा। अब देखो हानि, दूसरा ऑप्शन है लगभग 66.6% लाभ, अगला है लगभग 66.6% हानि और 40% का लाभ। तो इसमें से हमको पहले तो ये पता करना है कि लाभ हो रहा है या हानि। इस प्रकार के प्रश्न ध्यान दीजिएगा जिसमें कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है। इसमें आप एक बात को ध्यान से समझ के चलिएगा, और वो क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो विक्रय मूल्य लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली क्रय मूल्य है, और जो क्रय लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली विक्रय है। मतलब आपको क्रय को विक्रय मानना है और विक्रय को क्रय मानना है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि 1 रुपए की एक वस्तु है यदि, तो यहाँ पर 9 रुपए जो हो जाएगा वो कौन सा मूल्य हो जाएगा, क्रय। समझना ध्यान से, 9 रुपए क्या हो गया, क्रय, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है आपको इस प्रकार के प्रश्न में विक्रय मूल्य क्रय बन जाता है और क्रय विक्रय बन जाता है। इसके बाद में 15 क्या हुआ, मैंने ऊपर लिखा है तो ये क्रय मूल्य, लेकिन ये क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार से मुझे पता चल गया कि 9 रुपए क्रय मूल्य है और 15 रुपए विक्रय मूल्य है, और यदि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हमेशा लाभ होता है। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हानि तो हो नहीं सकती। अब या तो दूसरा या चौथा ऑप्शन हमको चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपए गुणा में 100, क्योंकि लाभ का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अब मैंने इसको डिवाइड करा तो 2 और ये 3। अब आप करोगे 2/3 गुणा में 100, तो आप ये कहोगे कि 2/3 गुणा में 100 कितना होता है। यदि आपको पता हो तो ये होता है 66.66%, और क्योंकि आपको लाभ हो रहा है इसीलिए आपका सही आंसर होगा लगभग 66.66 या 6% लाभ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस तरीके से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखने वाली बात क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया है, मतलब घुमा के दिया है। कुछ नहीं, चिंता मत करिए, क्वेश्चन को फिर से एक बार धीरे धीरे पढ़ेंगे। लड़कों की संख्या का 15%। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 15% एग्जैक्टली होता कितना है, तो 15% जो होता है वो भिन्न में जो होता है वो 3/20 होता है। करके बता देता हूं मैं, कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए। 15/100 और 5 से काटोगे तो 3/20, इसीलिए याद रखिए 1% से 20% तक आपको भिन्न में याद होना चाहिए कोई सी चीज क्या है। तो इसने क्या बोला, लड़कों का 15% मतलब लड़कों का 3/20। 15% को हम 3/20 लिख सकते हैं। तो लड़कों का 3/20 लड़कियों के 1/3 यानी गर्ल्स की संख्या के तिहाई, मतलब गर्ल्स की संख्या को 3 से डिवाइड करो और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसने पूछा जो है उसका मान निकालना है। उसने कहा है प्रश्न में, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालो। मतलब ऊपर संख्या में कौन आएगा, लड़के, और नीचे लड़कियां। इस अनुपात को देखो, इस जी को आप बी के नीचे लेके जाओ तो यहाँ पर ऊपर 20 आ जाएगा और 3 तिया 9, तो अनुपात आ जाएगा 20/9। ये दिख रहा है 20/9, यही इसका सही आंसर है। तो आपको बड़े साधारण तरीके से क्वेश्चन को करना है। 15% उसने बोला, मैंने 3/20 निकाल दिया। किसका? अब बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो किस में गुणा करना है। देखो भाई, प्रश्न को समझो, लड़कों का, लड़कों की संख्या का, यानी कि यदि आप लड़कों की संख्या मान रहे हैं कि बी है तो की या का मतलब गुणा होता है और 15% आप निकाल लीजिएगा। यही तो मैंने किया है बस, कि 15% को 3/20 रखा और बी का 3/20 निकाल लिया, और वो बराबर है g/3 यानी लड़कियों की संख्या के 1/3 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपए और 1,50,000 का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं, तो 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा कितना होगा।
अब ध्यान देना, यानी कि आपको दोनों के हिस्से पता करने हैं, लेकिन दोनों के मत पता करिए, किसी एक का पता कर लीजिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ध्यान दो। यहाँ पर ए और बी के हिसाब से यदि हम पैसे देखें तो ए ने कितने लगाए हैं, ए ने लगाए हैं 100 रुपए और बी ने लगाए हैं 150। आप कहेंगे सर लाख रुपए लगाए हैं। अरे भाई ध्यान दो, तीन जीरो इसमें भी है और 3 जीरो इसमें भी है, कट जाएंगे तो मैं रेशो में रखूंगा काहे को, उसको मैं नहीं रखूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया अनुपात। अब इसको भी आप सरल बना सकते हो, कैसे, काट दो इसको। कैसे काटोगे, 50 से काटोगे तो 2 बार और 50 से काटोगे तो 3 बार। इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 यानी 2:3 इनके लाभ का क्या हो गया, अनुपात। प्रश्न में कहा गया कि 24,000 रुपए का उनको कुल लाभ हुआ है, तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ। तो हम क्या कहेंगे, तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, यानी कि मेरे वाला योग तो अनुपात से बनेगा, 3 और 2 को जोड़ दूंगा 5, और इसको मैं किसके बराबर रख दूंगा, 24,000 के। अब मैं काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, बच गया 4, 5 8 40, यानी कि एक बराबर कितना हो गया, 4,800। अब इसके बाद में, और यदि ये नहीं आ रहा है समझ में कि एक बराबर क्या होता है नए व्यक्ति को, तो वो जाकर के कहां पर देख सकता है, पूरी प्लेलिस्ट में मैंने बकायदा सारे चैप्टर करके रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 बराबर 48। तो आपसे पूछा प्रत्येक का हिस्सा, मतलब एक एक का। तो सबसे पहले हम किसका हिस्सा निकालेंगे, ए का। तो 48 में 2 का गुणा कर देंगे तो 48 दूनी होता है 96, तो 9,600। आपको ए का वैल्यू देखना है, 9,600 पहले स्थान पे कहां दिया है, नहीं दिया, गलत, दे दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, मतलब ये आंसर आ गया आपका 9,600, और अपने आप ही बी का हिस्सा जो हो जाएगा 14,400 रुपए हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो राजू इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन पढ़ के बता दिया, अब सॉल्व करके बताते हैं और धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो भाई रंगा और राजू मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, आर और आर जे, राजू के लिए मैं आर जे लिख दे रहा हूं। ये दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। इसके बाद में रंगा अकेले कितने दिन में ये काम को करता है, तो आप कहेंगे ये 18 दिन में करता है। इस प्रकार से दोनों का पहले हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, जो कि सामान्य रूप से 18 आ जाएगा। इस प्रकार से 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रंगा और राजू की क्षमता पता चल जाएगी, जो कि आ जाएगी 3। रंगा की अकेले की क्षमता कितनी है, 1। अब ध्यान देना, आपको क्या करना है, दोनों की क्षमता में से पहले वाले की क्षमता को घटा देना तो कितना बच जाएगा, 2। और ये क्षमता किसकी आई है, राजू की। अब ध्यान देना है आपको, 18 यानी कि एलसीएम को आपको राजू की क्षमता से डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा 9, यानी कि राजू जो है इस काम को सिर्फ और सिर्फ 9 दिन में कर लेगा। इसका आंसर 9 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं एकदम यूनिक तरीके से आपको इसको करके बताऊंगा। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी है। ध्यान देना, पहली बार प्रश्न पढ़ के बताया, दूसरी बार करके बताता हूं। प्रश्न में पहले कहा है कि मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल जो है वो 3:2 के अनुपात में है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर अनुपात किस तरीके से रखिएगा, ये A फॉर अम्ल और ये AL फॉर अल्कोहल मैंने अपने शब्द अपने हिसाब से ले लिए। ये हो गया 3 और ये 2, 3:2। अब ध्यान देना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ किसे मिलाना है, तो आप मिश्रण में 10 लीटर सिर्फ अल्कोहल मिला रहे हो। तो अल्कोहल कहाँ है, ये रहा, दूसरा AL अपन ने इसको कहा अल्कोहल। इसमें मैंने क्या कर दिया, नीचे 10 लिख दिया, और अम्ल में नहीं मिला रहा हूं इसलिए इसको 0 लिख दिया, जिससे कि ये अनुपात क्या बन गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 लिखता हूँ। अब आपको सिंपल काम क्या करना है, गुणा करना है। इस 5 को इस 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या बन गया 15, और फिर इस 3 को इस 2 से गुणा कर दीजिए, क्या बन गया 6। तो 15 में 6 को मैंने घटा दिया, कैसे, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 दिया 15 और 3 दूनी 6। इसके बराबर आप क्या रखिएगा, ये रखिएगा, फिर से समझ लो,
ये जो 3 है, इस 3 को आप 10 से गुणा करो, 3 धाम 30, माइनस इस 5 को 0 से गुणा करो तो आप बोलोगे 0। इस प्रकार से आप कहोगे 15 में से 6 गया तो 9 बराबर 30, 1 बराबर 30/9। अब आप इसको 3 से काट सकते हो, 3 तिया 9 और ये 10 बार, तो इसका मतलब कि 1 बराबर क्या आ गया 10/3, 1 बराबर 10/3। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा आपसे ये गया है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, और अम्ल की मात्रा का अनुपात कितना है, यहाँ पर 3, तो आपको सिर्फ इस 1 के बराबर में 3 से गुणा कर देना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 10 लीटर इसका सही आंसर आ गया। आंसर 10 लीटर एकदम सही आंसर होगा। तो ये अनुपात वाले कॉन्सेप्ट से मैंने मिश्रण वाला चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन कर दिया। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न आपसे कहा गया कि पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, तो यदि ए और बी दोनों एक साथ खोले जाएं, यानी उनको खोला जाए, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। मैं ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं, देख लो, ए 80 और बी जो है ये 40 मिनट में भरता है, तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 80। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 भाग, है ना, 1 से डिवाइड होगा, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2, और दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की क्षमता का योग कितना हो गया 3। अब आप क्या करिए, 80 में 3 का डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 6 18, बच गया 2/3, यानी कि 26 सही 2/3 इसका सही आंसर होगा, और ये है 26 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा ताकि हम जो है व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकें। क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसे इफेक्टिव रेट मेथड से कर देना है। आपको प्रश्न में क्या कहा गया, 12% 5 साल के लिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 60%। इस 60% को आपको क्या करना है 10,000 के साथ में गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 60%, 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये आ गया 6,000। 6,000 जो है इसका इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 6,000 इसका सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा कि कैसे जो है आपका एक्सपीरियंस है, कुछ और चीज़ें यदि नहीं समझ में आ रही है तो भी आप बताना। थैंक यू वेरी मच।